Hello students, welcome back. So how are you all? I hope you all are fine beta, and I hope you all are enjoying Rakhi vacation. These 3 days है ना. So today beta we are going to discuss a very important chapter of political science, that is electoral politics. Okay, उससे पहले हम एक बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है. You know, so many of students to get demotivated. जब कभी टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, पेपर में मार्क्स नहीं आते, तो कुछ भी ऐसा लगता है कि यार हमसे तो हो ही नहीं पाएगा. मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाई, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला. बट स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों, अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सक्सेस. जब भी आप वेन एवर यू वर्क ऑन द पार्ट ऑफ द सक्सेस, देयर मे बी मैनी टाइम्स जब नॉट ऑलवेज थिंग्स टर्न ऑन द वे डेट वी वॉन्ट. हमेशा ऐसा नहीं होता बेटा, जो आप चाहते हैं वही हो. राइट, लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता. हमें अपने फेलियर से सीखना चाहिए. फेलियर्स आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सक्सेस. फेलियर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. दे आर द लेसन्स जिनको सीख के हम सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं. एंड लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बेटा, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. राइट, सो टेक योर फेलियर्स एज पावर एंड स्टैंड अप अगेन. और जी जान से लगा दो मन पढ़ाई में कि अब हमें कुछ करके दिखाना. क्लियर? ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मूविंग दिस थॉट, लेट्स स्टार्ट with all the topics of today. So we will start with the story of assembly election in Haryana. तो बेटा, हरियाणा में जो स्टेट इलेक्शन हुए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसके थ्रू ही मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. हरियाणा में स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते थे, 1987 में हुए थे ये. तो 1987 में हरियाणा में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, तो उसमें क्या सीन था? उसमें ये सीन था कि कांग्रेस पार्टी अभी तक रूल कर रही थी. पावर्स किसके हाथ में थी? सारी की सारी पावर्स थी कांग्रेस पार्टी के पास. कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी. और अपोजिशन में जो एक प्रोमिनेंट लीडर थे, हिज नेम वाज चौधरी देवीलाल. ये चेयरपर्सन थे बेसिकली हरियाणा संघर्ष समिति के. इसी के साथ साथ उन्होंने एक अपोजिशन पार्टी बनाई जिसका नाम था लोकदल. तो वो स्ट्रगल लॉन्च कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट एज अ अपोजिशन लीडर. तो इस स्ट्रगल को इन्होंने न्याय युद्ध का नाम दिया. न्याय युद्ध मीन्स स्ट्रगल फॉर जस्टिस. तो वो जस्टिस के लिए लड़ाई करना चाह रहे थे. जस्टिस किस चीज़ के लिए चाह रहे थे? कि अगर मैं जीतता हूँ इलेक्शन में, मतलब अगर आप मुझे जिताते हैं इलेक्शन में, या आपका पॉपुलर सपोर्ट मिलता है मुझे आप लोगों का, और मेरी पार्टी ही विन होती है लोकदल की, दैट ही प्रॉमिस टू वेव द लोन्स ऑफ द फार्मर्स. तो उन्होंने वादा किया कि वो किसानों के कर्ज को माफ़ कर देंगे. तो इस प्रोपोगंडा के साथ, इस प्रॉमिस के साथ वो इलेक्टरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो अब क्या होता है? इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है. वोटिंग के बाद रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि लोकदल और उसके अलाइज, इट मीन्स उसके पार्टनर पार्टीज़, वो सारे लोग मिलकर 76 सीट्स आउट ऑफ 90 सीट्स. स्टूडेंट्स, अब सीट्स क्या होती हैं? चेयर वाली सीट्स नहीं हैं. ये देखिए, ये सपोज मान के चलिए, ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक स्टेट है हरियाणा का. क्लियर? अब इस स्टेट में ये 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. क्लियर? तो पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये हमारी क्या है? ये पूरा स्टेट है. पूरे स्टेट्स में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिए गए हैं. तो ऐसे ही हरियाणा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई? 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई. तो मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग, इट मीन्स सपोज मान के चलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, आप यहाँ पर रह रहे हो, ठीक है, आप इस जगह पर रह रहे हो आप, तो यहाँ के सारे लोग मिलकर एक लीडर को ही चूज़ करेंगे. स्टेट असेंबली का जो लीडर होगा वो एमएलए कहलाएगा. तो यहाँ के सारे लोग मिलकर एक एमएलए को चूज़ करेंगे. इट मीन्स वैसे ही हर एक जगह पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एक एमएलए चूज़ होगा.
पूरे के पूरे हरियाणा में से इट मीन्स कितने एमएलए चूज होंगे 90, बिकॉज यहाँ पर हरियाणा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पार्टी यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ पर पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी और इट मीन्स यहाँ पर जो मेजोरिटी मिली 96 सीट में से 76 वोट्स किसने जीती थी, लोकदल और उसके पार्टनर्स ने। मतलब 76 जगहों से एमएलए किस पार्टी के जीते, लोकदल के। क्लियर। तो यहाँ पर 76 विन हुई थी सीट्स और उस पार्टी का नाम क्या था, लोकदल। क्लियर। तो यहाँ पर मेजोरिटी पार्टी ही विन होती, तो यहाँ पर किसकी पार्टी बनी, चौधरी देवीलाल की। उसके बाद सारे के सारे जितने भी एमएलए डिसाइड करते हैं कि चौधरी देवीलाल को लीडर बनाया जाएगा, एज अ सीएम बनाया जाएगा। और रिजल्ट के 3 दिन बाद वहाँ पर ओथ सेरेमनी होती है, शपथ समारोह होता है बेसिकली, जिसमें गवर्नर रहते हैं हरियाणा के, वो चौधरी देवीलाल को शपथ दिलवाते हैं और इस तरह से वो सीएम बन जाते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द हरियाणा एंड चौधरी देवीलाल। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इससे हमने एक इलेक्ट्रल प्रोसेस को समझा, एक इलेक्ट्रल प्रोसेस को देखा कि एक रूलिंग पार्टी थी, एक अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा सामने रखा लोगों के, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी पार्टी जीत जाती है तो वो सीएम बन जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम इलेक्शन के सिस्टम को ही समझने वाले हैं और उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। क्लियर। तो देवीलाल का आगे अगर मैं बताऊं तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो हार गए थे, फिर कांग्रेस पार्टी आ गई, वो एक अलग मैटर है। क्लियर। सो नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक एंड स्टार्ट विद द चैप्टर व्हाई डू वी नीड अ इलेक्शन। सो व्हाई डू वी नीड अ इलेक्शन। कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, क्या करते हैं इलेक्शन के माध्यम से, इसके मीडियम से हम लोग क्या करते हैं। सो स्टार्ट विद दिस टॉपिक व्हाई डू वी नीड अ इलेक्शन। सपोज इमेजिन करो बेटा कि एक डेमोक्रेसी है विदाउट इलेक्शन, तो कैसा होगा। अगर इलेक्शंस ही नहीं होते तो बेसिकली डेमोक्रेसी इसी बात पर तो सीध है कि लोगों को अपने साथ जोड़े हुए है वो, पीपल्स पर्सपेक्टिव शुड बी रेस्पेक्ट। ये डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि लोगों का जो नज़रिया है, लोगों की जो सोच है, उसको इम्पोर्टेंस देनी होगी। लेकिन अगर इलेक्शंस होंगे ही नहीं तो क्या होगा, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब आज के टाइम में लोगों के पास, देखो बेटा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ओपन वोटिंग होना। क्लियर। और वो भी एक ही जगह पर सारे एक जगह पर गैदर हो जाएं और वो सारे वोटिंग करें। तो अब आज के टाइम में लोगों के पास ना तो इतना टाइम है, ना नॉलेज है, ना ही इतनी स्किल्स हैं। दूसरी चीज़, क्या सारे लोग एक जगह गैदर हो पाएंगे, नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। तो गैदर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसके चलते हम फास्ट डिसीज़न ले सकें। तो इलेक्शन ही उसका सॉल्यूशन निकल कर आया, और ये जो सॉल्यूशन निकल कर आया, ये निकल कर आया इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इट मीन्स आप रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन आया। तो आज की डेमोक्रेसी कहीं पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं पर भी नहीं है, सभी जगह पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है। क्यों? बिकॉज इतना टाइम नहीं है किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं है, किसी के पास इतनी स्किल्स नहीं है। सो देयर बी अनदर वे टू सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। क्या रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट हो सकते हैं, या इज देयर एनी अदर वे टू सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव? येस, इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल तो ये है, लेकिन देखिए किस तरीके से, एज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। चलिए सपोज मान के चलिए, अगर हम एज के अकॉर्डिंग अगर हम चूज़ करेंगे तो जो सबसे बुज़ुर्ग इंसान है, क्या वो हमारा लीडर बनेगा? क्या वो इस लायक है? नहीं, वो इस लायक है ही नहीं। वो कैसे आपकी कंट्री को रन करेगा? सपोज़ एज लिमिट अगर हमने रख दी, इन बिटवीन 60 to 65 ईयर्स वालों को हम CM PM बनाएंगे, तो पता चला कि अब इंसान के पास तो इतनी नॉलेज ही नहीं है, इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास निकल कर आते हैं। तो बेसिक क्राइटेरिया तो रखना पड़ेगा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? वो बेसिक क्राइटेरिया क्या है? बेसिक इलेक्शंस का
तो यू कैन ऑप्ट फॉर इलेक्शन फॉर सेलेक्टिंग योर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इलेक्शन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन टू चूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अब एक और चीज़ आती है, इलेक्शन तो सॉल्यूशन है रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का, लेकिन आप कोई और क्राइटेरिया रखते हैं। मान लीजिए आपने एज क्राइटेरिया रख लिया, आपने प्रॉपर्टी क्राइटेरिया रख लिया, तो आप क्या करोगे? आप प्रॉपर्टी के बेसिस पर लीडर्स चूज़ कर पाओगे? क्या वो तरीका डेमोक्रेटिक कहलाएगा? क्यों? क्योंकि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है सपोज, बट उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज़, उसके पास लीडरशिप स्किल्स हो सकती है, वो ईमानदार हो सकता है, वो देश को सही दिशा दे सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं यहाँ पर। ऐसा सिस्टम डेमोक्रेटिक कहलाएगा ही नहीं जहाँ पर आप इस तरीके का क्राइटेरिया रखते हो जो रेशनल नहीं है। क्लियर? और इसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस जुड़े हैं कि डेमोक्रेसी होगी तो मान लो कि अगर लीडर्स पसंद नहीं है लोगों को तो क्या होएगा उस टाइम पर, कैसे बदल पाएंगे वो अपने लीडर्स को? क्लियर? तो इन बहुत सारे सवालों का जवाब क्या होगा? सबका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, डेट इज इलेक्शन। इलेक्शन इज अ बेस्ट वे टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव। यू आर प्रोवाइडिंग अ फेयर चांस, फेयर ट्रायल का चांस मिलेगा, जहाँ जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो कैपेबल है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जिसको पॉपुलर सपोर्ट मिलेगा, वो आपका लीडर बनेगा। तो यहाँ पर तय किया जाता है कि आप अपने इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट कर सकते हो। आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट? सो वाई डू वी नीड अ इलेक्शन? आप अपने इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया आपको? अब वोटर्स को क्या फ़ायदा मिल सकता है इन सब चीज़ों से? अब देखो, वोटर्स कैन मेक मैनी चॉइसेस। वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस खुल जाती है इलेक्शंस के थ्रू, बहुत सारी चॉइसेस है। वोटर्स क्या क्या सोच कर एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। सो फर्स्ट दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम। सबसे पहली बात, यहाँ पर वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और वो जो चूज़ करते हैं वो ही हमारे लिए क्या बनाते हैं? लॉज बनाते हैं। क्लियर? सो वोटर्स कैन चूज द लीडर हु विल मेक द लॉज फॉर आर मीन्स हमारे लिए। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वो क्या चूज़ करते हैं? वोटर्स क्या चूज़ करेंगे? जो कि हमारी गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा, हमारी गवर्नमेंट को रन करेगा और क्या करेगा? हमारे बिहाफ पर बड़े बड़े डिसीजंस लेगा। क्लियर? सो नाउ third point is they can choose a party whose policies will guide the government and law making. It means आप लीडर्स को चूज़ नहीं करते हो, आप पार्टी को चूज़ करते हो। और आपको पता है कि हर पार्टी के सोचने का तरीका, हर पार्टी के सोचने का नज़रिया, हर पार्टी की फ़िलॉसफी, आइडियोलॉजी सब कुछ अलग होती है। आप जिस पार्टी या फिर जिस लीडर को चूज़ करते हो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जो रहेगी उसी को ही इन्फ्लुएंस करेगा। क्लियर? सो दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। सो इन तीनों पॉइंट्स का जो कंक्लूजन निकल कर आया वो क्या आया? फर्स्ट पॉइंट का आया है हमारा लॉ के लिए चूज़ करते हैं हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को। सेकंड में यहाँ पर हम पर्सन को देखते हैं, सेकंड पॉइंट में, कि कौन पर्सन हमारी गवर्नमेंट को बनाने वाला है, कौन पर्सन हमारी गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा, रन करेगा। एक्चुअली हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स की यहाँ पर बात करते हैं कि कौन से ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। थर्ड में आप देखते हैं कि पार्टी कौन होगी, जिस पार्टी का इन्फ्लुएंस होगा डिसीजन मेकिंग में। सपोज आपने लीडर चूज़ किया है नरेंद्र मोदी को और साथ ही साथ आपने पार्टी भी चूज़ कर ली बीजेपी, तो वो बीजेपी की आइडियोलॉजीज आपके पॉलिसीज़ में अलग ही रिफ्लेक्ट होंगी। क्लियर? वो आपके क्या होंगी? आपके पॉलिसीज़ में अलग से ही रिफ्लेक्ट करी जाएंगी, बिकॉज you can choose the party whose policies will guide the government who's making a laws for them. Clear? So now move on to the next topic, what makes an election democratic. तो अब हमने इलेक्शन करवा लिया, हमारे यहाँ पर इलेक्शंस हो गए। क्लियर? आपका इलेक्शन, हमने इलेक्शन करवा लिया, लेकिन आपका इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं? वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आइदर डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, सभी कंट्रीज़ इलेक्शन कराती हैं। तो ये डिपेंड
नहीं करता कि आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है या अनडेमोक्रेटिक कंट्री। ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर होने वाले इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं या अनडेमोक्रेटिक। आई रिपीट माई वर्ड्स कि आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक हो या अनडेमोक्रेटिक, इट डजेंट मैटर। डिपेंड क्या करता है कि आपके यहाँ पर होने वाले इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं या अनडेमोक्रेटिक। जैसे कि एक एग्जांपल हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में, जो कि चाइना में इलेक्शंस हुए थे, तो क्या हुआ था वहाँ पर, बेसिकली वो डेमोक्रेटिक है लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी रन कर रही थी, अपोजिशन में कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी, इफ़ यू रिमेंबर। सो चूज़ करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर वहाँ पर हमारे पास चूज़ करने के लिए लोगों के पास कोई ऑप्शन था, नो, तो क्या वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक थे? नहीं। तो देखिए कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन की, अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे फीचर्स अगर फुलफिल हो जाते हैं, देन वी से द इलेक्शंस वर डेमोक्रेटिक। क्लियर? अगर ये सारे पॉइंट्स हमारे इलेक्शन के दौरान फुलफिल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ पर होने वाले इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं। सो मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज देयर शुड बी एबल टू चूज़। इट मीन्स, जैसा कि हमने बताया, एक एग्जांपल अगर मैं लूँ सऊदी अरेबिया का, तो बेटा वहाँ पर वुमेंस के पास 2015 तक कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन तभी डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाया जाएगा तब दे शुड बी एबल टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इट मीन्स पॉलिटिकल इक्वालिटी वहाँ पर होनी चाहिए उस कंट्री के अंदर, तभी वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाए जाएंगे। अगर हर एक पर्सन के पास एक वोट एक वैल्यू नहीं है तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है। ओके, सेकेंड पॉइंट, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। समथिंग टू चूज फ्रॉम मीन्स सभी वोटर्स के पास क्या होने चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको चाइना के एग्जांपल में बताया कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, अपोजिशन पार्टी में कोई था ही नहीं, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी। कहने को वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन ऑप्शन थे क्या वहाँ पर? नहीं। तो ऑप्शन भी होना चाहिए कि हमारे को इतने में से 3 में से किसी एक को चूज़ करना है। क्लियर? फ्री इलेक्शंस होने चाहिए और वोटर्स के पास चॉइसेस होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, चॉइसेस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। चॉइसेस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल मीन्स रेगुलर बेसिस पे इंटरवल होने चाहिए। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, किसी कंट्री में 4 और 6 ईयर्स भी होते हैं, बट जस्ट आई लाइक सेड कि हमारी कंट्री में आफ्टर एवरी 5 ईयर्स हमारे यहाँ पर वोटर्स के पास चॉइसेस होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अगर हटाना चाहें तो वो हटा सकते हैं। क्लियर? नाउ फोर्थ पॉइंट, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिले, जो मेजोरिटी में है, जाहिर सी बात है वो लीडर ही इलेक्शन में आगे आएगा, वो ही इलेक्ट होकर आएगा, है ना। तो यही बात आ रही है यहाँ पर इस पॉइंट में कि कैंडिडेट जिस पीपल को प्रेफर करते हैं वो ही इलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सपोज मान के चलिए कि मैं इलेक्ट हूँ और मेरे लिए जो पॉइंट है कि जैसे मैंने प्रेफर जिस पीपल को किया है वो ही मेरे लिए इलेक्ट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और को सामने खड़ा कर दिया कि दिस इज़ योर रिप्रेजेंटेटिव। नाउ लास्ट, दिस इज़ योर बेसिक क्राइटेरिया। एक इलेक्शन के दौरान किसी तरीके की कोई फ्रॉड, कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग इलेक्शंस। इट मीन्स हमारे यहाँ पर होने वाले जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए। क्लियर? आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल।